जो लास्ट क्लास जो है वो मेरे ख्याल में यहाँ तक हो गया था आप लोगों का, इस क्वेश्चन तक। इसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। एक छोटा सा थ्योरी भी है बचा हुआ 2 सैंपल टी टेस्ट का, वो भी आज बता देंगे। और जो क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ आज रैप अप, आज स्टैटिस्टिक्स आप लोगों का खत्म। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो एक बार। The manufacturer of electrical items makes electric tube lights and claims that his tube lights have mean life of 25 months. A random sample of 6 such tube lights gave the following values. Life in months इतना. Can you regard the manufacturer's claim to be valid at 1% level of significance? ठीक है, लिखूं मैं वैल्यूज वगैरह कैलकुलेट करके पहले से ही लाया हूं कुछ चीज का, तो मैं बता दूंगा, बस लिखते जाना और प्रोसेस पे ध्यान देना। प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में वैल्यूज तो खुद ही देखना है आप लोग को। तो लिखा है यहाँ पे n का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, लिखते चलो। n इज इक्वल्स टू 6, म्यू नॉट इज इक्वल्स टू 25, फिर x इज इक्वल्स टू x मतलब वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल इज इक्वल्स टू 24, 26, 30, 20, 20, 18। ये हो गया x का वैल्यूज। ठीक है मेरे ख्याल में यहां तक। अच्छा, अभी हम लोग को ये जो मैन्युफैक्चरर का क्लेम है वो क्या है कि मीन लाइफ कितना होना चाहिए बताओ, 25 महीना। तो यदि ये उसका क्लेम है तो हमारा हाइपोथेसिस किस टाइप का होना चाहिए, म्यू इक्वल्स टू 25 और म्यू नॉट इक्वल्स टू 25। लिखूं h नॉट म्यू इज इक्वल्स टू 25, ha म्यू नॉट इज इक्वल्स टू 25, ha म्यू नॉट इक्वल्स टू 25। ठीक है मेरे ख्याल में। नीचे लिखूं नाउ टेस्ट स्टैटिस्टिक का फॉर्मूला क्या था, x बार माइनस म्यू नॉट डिवाइडेड बाई s इंटू रूट ओवर n माइनस सॉरी n। ठीक है, इसके अंदर में क्या नहीं है आपके पास, x बार नहीं है फर्स्ट, फिर s भी नहीं है आपके पास, तो वो दोनों चीज आपको मैनुअली निकालना पड़ेगा। देखो x बार इज इक्वल्स टू अल्टीमेटली सॉल्व करके 23 आएगा, तो 24 प्लस 26 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 18 अपॉन कितना 1 2 3 4 5 6 एंट्री है तो 6, एंड सॉल्व करके कितना आ जा रहा है 23 आ रहा होगा। ठीक है, आगे लिखो नाउ समेशन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर, ये निकाल लेते हैं पहले। तो जैसे x बार आया आपका 23, 24 माइनस 23 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, ये होगा 1 का स्क्वायर। ये अल्टीमेटली मैं वैल्यू लिख देता हूँ। ठीक है, समझ रहे ना मैं क्या कर रहा हूँ, ये है मेरे x का वैल्यू और ये है मेरे x बार का वैल्यू। तो एक एक करके डिफरेंस निकालूंगा, स्क्वायर करूंगा और यहाँ लिखना स्टार्ट करूंगा। तो पहले केस में पहले केस में कितना आ जाएगा 1, सेकेंड केस में 26 माइनस 23 3 और स्क्वायर करने पे 9, नेक्स्ट केस में 30 माइनस 23 कितना आ जाएगा 7 और स्क्वायर करने पे 49, नेक्स्ट वाला आई थिंक -3 लेकिन स्क्वायर करने पे फिर से कितना रहेगा 9, प्लस 9 दो बार है, और 18 माइनस 23 5 स्क्वायर करने पे 25। ठीक है, जोड़ के बताओ कितना आ रहा है। हाँ, ये आना चाहिए आपका 102, सही कह रहा हूं, ये आ जाएगा 102। फिर इसके बाद में s का फॉर्मूला याद है आप लोग, रूट अंडर समेशन क्या xi माइनस x बार का होल स्क्वायर अपॉन, अब देखो यहाँ n और n-1 का कंफ्यूजन था। n-1 लगाते थे जब पॉपुलेशन में इंटरेस्ट होता था, n लगाते थे जब सैंपल में इंटरेस्ट होता था। यहाँ तो सैंपल में ही इंटरेस्ट है, तो यहाँ पर आप क्या लगाओगे n। सो दिस इज इक्वल्स टू रूट अंडर कितना, ऊपर मेरे ख्याल में 102 और नीचे आ जाएगा शायद से 6, सॉल्व करके शायद ये कितना आएगा रूट ओवर 17, और रूट 17 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है वो आप लिख सकते हो 4.12। ठीक है, सो s इक्वल्स टू आपके पास में आ जाएगा 4.12। देखो क्लियर है यहां तक सब कुछ। अब आपको लगाना है फॉर्मूला t निकालने के लिए। लिखो नाउ, छोड़ सकते हो, हाँ अगर बहुत ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है तो छोड़ दो, कोई बात नहीं। आगे लिखूं t इज इक्वल्स टू, क्या था फॉर्मूला बताओ एक बार फिर से, x बार माइनस म्यू नॉट बाई s होल थिंग इनटू रूट अंडर n। सो दिस इज इक्वल्स टू x बार कितना आया अपना 23 माइनस म्यू नॉट कितना है
25 अपॉन एस कितना आ रखा है 4.12 और इंटू रूट ओवर एन का मतलब हो जाएगा रूट ओवर 6 ही होगा ना। अच्छा सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। -1.08 के आसपास आना चाहिए, -1.08। ये हो गया आपका कैलकुलेटेड टी वैल्यू। ठीक है क्लियर। अब इस सिचुएशन में आप गेस करो कि अल्फा कितना है आपका और 0.01 और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा 6 लिया है तो ये कम होना चाहिए 5 हो जाएगा। तब लिखो क्रिटिकल वैल्यू इज इक्वल्स टू टी ऑफ 5 ब्रैकेट के अंदर, ये सॉरी गलत नोटेशन फिर से, टी ऑफ 0.01 और ब्रैकेट के अंदर 5, दिस इज इक्वल्स टू अच्छा एक हाँ मैं दोनों चीज गड़बड़ कर रहा था। टी ऑफ कितना 5 नीचे और यहां हो जाएगा 0.005। अब ठीक है एक सेकेंड, टेबल के लिए देखो 2 टेल वाला कर रहे हैं ना हम लोग, या हम तो सिंगल टेल से ही देखेंगे क्योंकि हमने आधा कर दिया उसका। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हम लोग का 5 तो 4.032 आएगा मेरे ख्याल। ठीक है 5 का ये वाला, तो दिस इज इक्वल्स टू 4.032 और सिंस 2 टेल बना रहे हो तो जो आपका रिजेक्शन के लिए ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा होना चाहिए। ठीक है यहां हो जाएगा 4.032 और यहां हो जाएगा -4.032, ये भी शेडेड रहेगा और ये भी शेडेड रहेगा। ये है आपका रिजेक्शन रीजन और ये बीच वाला है आपका एक्सेप्टेंस रीजन। अब टी वैल्यू आपका आया था -1.08 तो ये तो मेरे ख्याल में एक्सेप्टेंस में ही आएगा। ठीक है इस तरफ कहीं पे आएगा ही। ठीक है -1.08 therefore H0 cannot be rejected। ठीक है ये H0 is accepted जो भी बोलो आप। ठीक है फाइनल कंक्लूजन क्या होगा आपका? नहीं मतलब ये क्लेम के बारे में क्या बोलना है? क्लेम में आपने बोला था कि 25 के इक्वली होना चाहिए। हाँ क्लेम के बारे में क्या बोलना है बोलो। H0 क्या था आपका कि मीन लाइफ जो है वो 25 में ना होगा और उसको आप रिजेक्ट नहीं कर रहे तो मतलब उसका क्लेम जो है वो क्या था ट्रूथ। ठीक है तो लिखो हेंस मैन्युफैक्चरर्स क्लेम वाज ट्रू, हेंस मैन्युफैक्चरर्स क्लेम वाज ट्रू। ठीक है मेरे ख्याल में। आगे इस क्वेश्चन को देखो और यहां से ना एमएल अग्रवाल का एग्जांपल जो है वो बिगिन हो रहा है। ठीक है लेकिन ये क्वेश्चन हमारा करके रखा हुआ है पहले से। टी टेस्ट जब बिगिन किया था उस टाइम पर यही तीनों क्वेश्चन लिया था एग्जैक्टली। अपर टेल मतलब राइट टेल, लोअर टेल मतलब लेफ्ट टेल और टू टेल मतलब टू टेल। ठीक है राइट को अपर से भी कभी कभी बोल देते हैं और लोअर को लेफ्ट भी बोल देते हैं। ठीक है इसके नीचे तो मैं लिख देता हूं डन। ठीक है नेक्स्ट इसको देखो ये एमएल में है इसीलिए पूछ लिया होगा। देखो जल्दी देखो और करो फटाफट। राइट है कि लेफ्ट है कैसे पता चल रहा है? ऑल्टरनेट को देख रहे हैं हम लोग। ऑल्टरनेट किस तरफ है? राइट की तरफ है तो राइट टेल होगा। लिखो हियर n इक्वल्स टू, हियर n इज इक्वल्स टू 25, s इक्वल्स टू 4.32, म्यू नॉट इज इक्वल्स टू 12 एंड x बार इज इक्वल्स टू 14। ठीक है नीचे लिखो म्यू नॉट 12 हो जाएगा जिससे कंपेयर कर रहे हैं हम लोग। ठीक है आगे लिखो नाउ t इज इक्वल्स टू t कौन सा वाला? नहीं वो नहीं लिखो मतलब क्वेश्चन में दिया वही तो फिर क्या लिखो t इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा आपका, x बार माइनस म्यू नॉट डिवाइडेड बाई
एस होल थिंग इनटू रूट ओवर एन। वैल्यूज प्लेस करो इसके अंदर में, तो एक्स बार की जगह पर क्या आ जाएगा बताओ? 14, सही कह रहे हो, -12 अपॉन एस के जगह पे 4.32 और होल थिंग इनटू रूट ओवर 25। कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है? बुक है किसी के पास? दो 2.31 मान लेते हैं, सही होगा। अच्छा एक बार बताओ टी वैल्यू कितना है आप लोग का? ये 2.31 आना चाहिए ना। आगे लिखो ना, क्रिटिकल वैल्यू इज इक्वल्स टू, क्रिटिकल वैल्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ? टी ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है आपका? सैंपल साइज 25 है, ठीक है। तो टी ऑफ 24 और 2 टेल है कि 1 टेल है? तो हम क्या करेंगे, आधा कर देंगे। अच्छा 1 टेल है, सॉरी आधा क्यों? 0.05 इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे 24 का देखना ना हम लोग को और कितना भी देखना है 0.1 टेल के हिसाब से ना, तो ये वाला होगा शायद फर्स्ट सेकंड थर्ड 24 1.711। देखो दिस इज इक्वल्स टू 1.711। अच्छा ये वाला आपका कौन सा डायग्राम था? राइट टेल था, तो राइट टेल के हिसाब से अगर डिजाइन करोगे इसको तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 1.711, तो ये हो गया आपका रिजेक्शन रीजन और ये हो गया आपका एक्सेप्टेंस रीजन। तो अब देखो कि आपका टी वैल्यू कहां फॉल कर रहा है, 2.31 है तो ऑब्वियसली बहुत आगे आएगा, रिजेक्शन रीजन में चला जाएगा, यहां कहीं पे आएगा आपका टी वैल्यू, ठीक है 2.31। तो क्या कंक्लूजन होगा आपका? H0 इज रिजेक्टेड, लिख दो। Therefore H0 is rejected, ठीक है, हो गया मेरे ख्याल में। नेक्स्ट इसको देखो एक बार, ये सेम क्वेश्चन आ गया क्या? मतलब थोड़ा अलग है, करो फटाफट करो, लिखो फटाफट। म्यू नॉट इज इक्वल्स टू 18, x bar equals to 17, n equals to 48, n equals to 48 और s equals to 4.5। तो t is equals to x bar minus mu naught divided by s into root under n। x bar का आंसर 17 माइनस म्यू नॉट का आंसर 18 अपॉन में s का वैल्यू 4.5 और इंटू रूट ओवर एन, तो रूट ओवर मेरे ख्याल में 47, अच्छा 48 सर, ठीक है। सॉल्व करने के बाद में -1.54 के आसपास कुछ आएगा, -1.54 पॉइंट, देखो आना तो यही चाहिए, एक बार चेक कर लो आप लोग, ये आ रहा है, ठीक है। इसके आगे लिखो ना, क्रिटिकल वैल्यू इज इक्वल्स टू, क्रिटिकल वैल्यू इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना रहेगा आपका? 47 और कैसा है ये 1 टेल 2 टेल? 2 टेल, तो आधा करेंगे हम लोग अल्फा का, तो ये हो जाएगा 0.025 इज इक्वल्स टू 47। अच्छा वो इस वाले टेबल में नहीं है, ठीक है, इसको मैं बुक से डायरेक्टली लिखवा देता हूं, बाकी आपको वैल्यू दिया हुआ रहेगा। इस टेबल में क्या है ना कि थोड़ा कम डेटा है, नंबर बढ़ा देने के बाद में शुरू तो कंटिन्यूअस है, लेकिन 40 के बाद से सारा वैल्यूज नहीं है, ये वैल्यूज आपको एग्जाम में दिया हुआ रहेगा, टेंशन मत लो, ये टेबल कंप्लीट नहीं है अपने आप में, ठीक है। तो लिख लो क्रिटिकल वैल्यू इज इक्वल्स टू
माइनस 2 पॉइंट, अच्छा नहीं रुक जरूर, ये लोग माइनस दे के रखा है, आप 2.012 कर लो उसको। क्रिटिकल वैल्यू इज इक्वल्स टू 2.012, ठीक है। अच्छा वैसे एक सेकंड रुकना, मैं चेक कर लेता हूँ टेबल में एग्जैक्टली क्या दिया हुआ है। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना था हम लोग का? 47 ना। 47 और 0.025, हाँ 2.012 ही है। तो 2.012, अच्छा ग्राफ जब बनाओगे तो क्या होगा? दोनों साइड आएगा मेरे ख्याल में 2.012 और माइनस 2.012, ये हो गया आपका रिजेक्शन और ये हो गया एक्सेप्टेंस, ठीक है। अच्छा कहाँ आएगा आपका टी वैल्यू? एक्सेप्टेंस में आएगा। इसमें कंक्लूजन लिख लो, देयरफॉर H naught cannot be rejected, therefore H naught cannot be rejected, ठीक है मेरे ख्याल में। इसको देखो, ये वापस से वर्ड प्रॉब्लम है, इसमें हाइपोथेसिस पे आपको खुद ही बनाना है, टेस्टिंग भी खुद ही डिसाइड करना है और फिर कंक्लूजन बताना है आपको। कुछ समझ में आ रहा है कैसे प्रोसीड करना चाहिए? समझाओ। Let us consider that the average rainfall in a given area is 8 inches. तो ये आपको एक टाइप से पॉपुलेशन का म्यू का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। आगे देखना, however a local meteorological department claims that rainfall was above average from this period to this period. मतलब ऐसा है कि पॉपुलेशन का एवरेज इतना है और वो बोल रहा है कि इस पीरियड में पॉपुलेशन के एवरेज से थोड़ा ज्यादा बारिश हुआ, ऐसा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाले का क्लेम है। और एंड आर्ग्यूज दैट एवरेज रेनफॉल ड्यूरिंग दिस पीरियड वाज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम ओवरऑल एवरेज रेनफॉल, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक तो वो बोल रहा है कि ज्यादा है और उसके बाद में बोल रहा है कि डिफरेंट, तो ज्यादा होगा तो डिफरेंट अपने आप ही हो जाएगा, ठीक है। बाकी द फॉलोइंग एवरेज रेनफॉल फॉर ऑब्जर्व्ड पीरियड ऑफ दिस वाज गिवन, ये डेटा है आपके पास में। इज द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्लेम्स अबाउट रेनफॉल ट्रू और गिवन अल्फा इज इक्वल्स टू 0.025। अब आप देखो कि इसके क्लेम को चेक करने के लिए ये क्लेम करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, आप दो टाइप से मेरे ख्याल में हाइपोथेसिस बना सकते हो। एक आप बना सकते हो म्यू इक्वल्स टू 8 और दूसरा म्यू नॉट इक्वल्स टू 8, और आप ऐसे भी बना सकते हो कि म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 8 उसके क्लेम के हिसाब से, और ऑल्टरनेट क्या हो जाएगा म्यू लेस देन नहीं इक्वल्स टू नहीं रहेगा, लेस देन 8। ज्यादा अच्छा कौन सा रहेगा? ज्यादा अच्छा मेरे ख्याल में लेस देन वाला रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो तो ये बोल दिया ना कि बस अबव एवरेज। तो अबव एवरेज को अगर आप चेक करना चाहते हो और आप अगर इक्वल और नॉट इक्वल वाला बनाते हो तो वहां से प्रॉपर आपके पास में क्या बोलूं मैं प्रोस्पेक्ट होगा नहीं, जिससे आप ये चीज बता पाओ कि एवरेज से ज्यादा आया कि कम आया। अलग आया कि नहीं आया वो तो बता लोगे, ठीक है, लेकिन कम आया कि ज्यादा आया वो नहीं बता पाओगे। लेकिन अगर म्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 का एक बनाते हो और म्यू लेस देन 8 का एक बनाते हो तो उससे दोनों बात बता पाओगे। अगर मान लो कि ग्रेटर वाला वो हो जाता है, सेलेक्ट हो जाता है, तो ज्यादा भी आया डिफरेंट भी आया, ठीक है। लिखो H naught म्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8, H naught म्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8, HA म्यू लेस देन 8, HA म्यू लेस देन 8, ठीक है। H naught म्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8, जो ये बोल रहा है उसी को मान लेते हैं नल, ठीक है, और HA म्यू लेस देन 8। आगे लिखो नाउ म्यू नॉट इज इक्वल्स टू 8, म्यू नॉट इज इक्वल्स टू 8, n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? कितने साल का सैंपल है आपके पास? 5 साल, 1 2 3 4 5, तो n इक्वल्स टू 5। फिर लिखो वो आर्ग्यू कर रहा है,
ठीक है, और सिग्निफिकेंटली डिफरेंट मतलब हम तो ग्रेटर देन और लेस देन मान के चल रहे हैं, उससे जो हमारा सिलेक्ट होगा जो वाला हाइपोथेसिस उसके हिसाब से हम बोल देंगे कि डिफरेंट था कि डिफरेंट नहीं था। मान लो कि ग्रेटर वाला सेलेक्ट हो गया तो ज्यादा भी हो गया और 8 से डिफरेंट भी हो गया। नहीं, ज्यादा वाला अगर सेलेक्ट हुआ है तो हम ज्यादा का ही मान के चलेंगे। इक्वल्स वाले में उल्टा का प्रॉब्लम आएगा, आप सोच के देखो, अगर आप एक बनाते हो वो भी चलेगा, कोई फर्क उससे पड़ेगा नहीं। आंसर तो मान लो कि लास्ट क्लास में दिखाया था मैंने आपको कि आप हाइपोथेसिस कैसे भी फ्रेम करो, आंसर आपका अल्टीमेटली कंक्लूजन विल बी सेम। ठीक है, जो आप बोल रहे हो उससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। अच्छा, कंटिन्यू कर रहे हैं एक बार। एच ए मतलब एच नॉट एच ए, ठीक है, लिखो आगे एक्स बार इज इक्वल्स टू, अच्छा एक बार बता सकते हो कैसे निकलेगा? ऐसा क्वेश्चन करते हुए आए हम लोग। एक्स बार इज इक्वल्स टू 8 5 7 5, 8 5 7 5 और 6 डिवाइडेड बाई 5 कितना आ रहा है? 6.2। ये एक्स बार हो गया। फिर आपको चाहिए होगा समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या क्या आ रहा है बताओ? देखो सीधा आंसर बता रहा हूं, 3.24 आएगा पहला वाला शायद, दूसरा वाला 1.44, 0.64, 1.44, 0.04 और डिवाइडेड बाय में कितना रहेगा? 5। देखो आइडिया समझा देता हूं कैसे आया ये 6.2 है और x का वैल्यूज आपके पास में अवेलेबल है, तो x माइनस एक्स बार का वैल्यू और उसका किया हुआ है स्क्वायर। ठीक है, अच्छा बाई 5 एक बार नहीं करते हैं, ये जोड़ के कितना आ रहा है बताओ एक बार? 6.8। अब यहां से s चाहिए होगा मेरे को, तो वो हो जाएगा इक्वल टू रूट ओवर एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n। ठीक है, तो दिस इज इक्वल्स टू रूट ओवर 6.8 डिवाइडेड बाय 5 था शायद, कितना आ जाएगा वाला बताओ? 1 अच्छा आंसर बता रहे हो, इसका वैल्यू कितना आ रहा है? 1.36 ही आएगा शायद ना, तो रूट ओवर 1.36 और रूट का आंसर कितना आएगा? 1.16। तो ये आ गया आपका एस का वैल्यू। अब शायद सारा इंफॉर्मेशन है आपके पास में टी वैल्यू निकालने के लिए। तो देखो आपका टी वैल्यू क्या होगा? टी इज इक्वल्स टू एक्स बार माइनस म्यू नॉट बाई एस इंटू रूट ओवर एन। एक्स बार आपका आया था शायद से 6.2 माइनस म्यू नॉट कितना था? 8 माइनस 8 अपॉन एस आया था 1.16 इंटू रूट ओवर एन, तो रूट ओवर कितना हो जाएगा? 5 था। अब इसको सॉल्व करके एक बार बताओ कितना आ रहा है? बुक में एक्चुअली ऐसे ही लोग थोड़ा सा अलग लिया है, हाँ मतलब ठीक है, वैसे आगे पीछे हो सकता है आप लोगों के कैलकुलेशन उसके कैलकुलेशन में। ये कैलकुलेशन कितना आ रहा है बताओ? 3.46। तो ये हो गया आपका कैलकुलेटेड टी वैल्यू। अब आपको क्रिटिकल वैल्यू चाहिए होगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा यहाँ पर? 4। और 2 टेल बनाया कि 1 टेल बनाया हमने? 1 टेल। तो एक ही साइड देखेंगे, अल्फा कितना लेंगे? 0.025। हाँ नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। हाँ मतलब थोड़ा बहुत माइनर अगर एरर है ना, देखो ऑब्वियसली कैलकुलेशन इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तो इतना फटाफट तो आप लोग भी कर नहीं पाओगे, कहीं कहीं पे आप एजम्पशन लोगे, थोड़ा बहुत एजम्पशन से आई डोंट थिंक कि आपका कंक्लूजन कुछ चेंज होगा, क्योंकि जो क्रिटिकल वैल्यूज आएगा और जो आपका ये जो टी वैल्यू आया उसके बीच में काफी क्वेश्चन रहता है, मतलब ठीक है, तो थोड़ा अगर इधर उधर भी है तो भी कंक्लूजन आपका ठीक ही बैठेगा। क्लियर है मेरे ख्याल में यहाँ तक? अच्छा इसका वैल्यू फिर से हम लोग कहाँ से देखना होगा? टेबल एक बार फिर से देख लो, 4 और 0.025, तो 4 और 0.025 यही वाला है 2.776, तो ये हो जाएगा 2.776। अच्छा जो आपने बना रखा है 1 टेल वो राइट टेल है कि लेफ्ट टेल? लेफ्ट टेल है, तो आपका जो डायग्राम बनेगा वो उसके हिसाब से बनेगा। आपका डायग्राम ऐसा होना चाहिए, क्रिटिकल वैल्यू को लेफ्ट में प्लॉट करना है तो -2.776
776, ये हो गया आपका रिजेक्शन रीजन और ये हो गया आपका एक्सेप्टेंस रीजन। अब बताओ कि आपका ये टी वैल्यू कहाँ फॉल कर रहा है? रिजेक्शन रीजन में फॉल करेगा। तो क्या बोलोगे? H नॉट इज रिजेक्टेड, -3.46। हाँ हाँ, और लेफ्ट टेल हुआ तो शेडेड रीजन लेफ्ट में और राइट टेल हुआ तो राइट। ठीक है, मेरे ख्याल में यहां तक। नीचे लिखो देयरफॉर H नॉट इज रिजेक्टेड। ठीक है, देयरफॉर H नॉट इज रिजेक्टेड। अच्छा, उसे क्लेम का क्या बोलेंगे फिर? कि क्लेम जो है वो ट्रू नहीं है। लिखो देयरफॉर H नॉट इज रिजेक्टेड एंड द क्लेम इज नॉट ट्रू। द क्लेम इज नॉट ट्रू। ठीक है, ये तो अल्फा तो गिवन है, क्वेश्चन में तो है नहीं सिग्निफिकेंस। नहीं, गिवन जो है वो सिग्निफिकेंस लेवल ही है। अल्फा मतलब ही सिग्निफिकेंस लेवल, और क्वेश्चन में ये रहेगा, ये भी ऑब्वियसली। अच्छा, इसको लेके भी मैं एक बात बोल देता हूँ। अल्फा अगर सपोज करो कि किसी क्वेश्चन से गायब है ना, इन जनरल उसको आप 0.05 लेके चलो, अगर गायब है। बाकी वैसे रहेगा नहीं, गायब नहीं रहना चाहिए, बता देना चाहिए उसको। लेकिन अगर गायब है तो बाय डिफॉल्ट हम उसको 0.05 मान के चलते हैं। हालांकि जनरली वो रहेगा हमेशा आपके पास। सब कुछ देगा। अरे आपको देखो, मैं बताऊं, आपको सिर्फ 2-3 चीज सीखना है। एक आपको सीखना है कि अगर मेरा पार्ट मिसिंग रहे, मान लो कि मेरा मेन काम है ये टी वैल्यू निकालना, सबसे इजी क्वेश्चन में ये सारा पार्ट डायरेक्टली अवेलेबल रहेगा आपके पास में। आपको बस उसको ढंग से प्लेस करना है, ये कैलकुलेशन करना है, टी वैल्यू निकालना है, क्रिटिकल वैल्यू निकालना है आपको, और ये कंपैरिजन करना आपको आना चाहिए। बाकी कहीं पर भी आपको दिमाग लगाने का जरूरत नहीं। और अगर कुछ गायब हुआ ना क्वेश्चन से, तो वो बस x बार और s गायब करने का ही चांसेस है, और वो आपको फॉर्मूला पता है पहले से, आप उससे निकाल सकते हो। उससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि वो अल्फा अल्फा पूछने लग जाएगा आपसे, वो सब मतलब फिर बहुत ही अजीब क्वेश्चन हो जाएगा। वो आप नॉर्मल हाथों से तो डील कर ही नहीं पाओगे उसको। इसी के कैलकुलेशन में हालत खराब हो जाता है, उसका कैलकुलेशन फिर और उल्टा कैसे करेंगे। ठीक है, और टेबल के लिए भी टेंशन मत लो आप लोग, ये वैल्यू दिया हुआ रहेगा क्रिटिकल वैल्यू। इट इज कंप्लीटली इम्पॉसिबल कि आप पूरा टेबल रट के जाओ। अब ये तो वैसा बात हो गई कि सिंकिंग फंड का क्वेश्चन कर रहे हो, पूरा लॉग टेबल आपको याद करना है, वो तो असंभव ही है। अगला क्वेश्चन देखो, देखो फटाफट देखो। हाइपोथेसिस क्या होना चाहिए? ये कमेंट किस में मांग रहे हैं बताओ? वाज द एरोबिक प्रोग्राम इफेक्टिव इन लोअरिंग द हार्ट रेट ना, तो आप लेस देन इक्वल टू मान लो। ठीक है, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली ग्रेटर देन। लिखो H नॉट म्यू लेस देन इक्वल्स टू 72 और HA म्यू ग्रेटर देन 72। HA म्यू ग्रेटर देन 72। आगे लिखो, सारा वैल्यू दिया हुआ है, कुछ कैलकुलेट भी करना होगा, सारा दिया हुआ। लिखो n इज इक्वल्स टू 25, म्यू नॉट इज इक्वल्स टू 72, फिर x बार इज इक्वल्स टू 69, s इक्वल्स टू 6.5। हो गया शायद। अब लिखो p इज इक्वल्स टू क्या? x बार माइनस म्यू नॉट बाई s होल्डिंग इनटू रूट ओवर n। वैल्यूज प्लेस करेंगे तो x बार मेरे ख्याल में 69 माइनस 72 अपॉन 6.5 होल्डिंग इनटू रूट ओवर 25। क्या आ रहा है कैलकुलेट करके? माइनस 2.30, माइनस 2.30। बुक में वैसे 77 भी दिया हुआ है, आप 30 तक भी करोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाला बात है। ये हो गया हाँ, ठीक है, ठीक है, डन यहां तक। इसके आगे आपको क्या चाहिए बताओ? क्रिटिकल वैल्यू। तो टी ऑफ क्या चाहिए होगा आपको? आपका वन टेल है कि क्या है? वन टेल। तो टी ऑफ 24 एट अल्फा बी 0.05। ठीक है, 24 और 0.05 ना, तो थर्ड वाला 1.711। दिस इज इक्वल्स टू 1.711। अच्छा, कौन सा टेल टेस्ट मतलब डेवलप किया था आपने? राइट टेल। ठीक है, तो राइट टेल के हिसाब से ग्राफ आपका ऐसा बनना चाहिए।
ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 1.711। इधर है आपका रिजेक्शन रीजन और इधर है आपका एक्सेप्टेंस रीजन। अब देखो कि टी कितना आया था आपका -2। ऑब्वियसली ये इसके बहुत ज्यादा ही राइट में है, यहाँ कहीं पे आएगा -2.307। ठीक है, और क्या बोलोगे फिर? H0 इज एक्सेप्टेड। लिखो देयरफॉर H0 कैनॉट बी रिजेक्टेड। ठीक है, और क्लेम के बारे में क्या बोलेंगे? ये हाँ लोअर करने में वो जो है हेल्पफुल था। लिखो हेंस द प्रोग्राम वाज इफेक्टिव इन लोअरिंग द हार्ट रेट। हेंस द प्रोग्राम वाज इफेक्टिव इन लोअरिंग द हार्ट रेट। ठीक है, इक्वल टू वाला साइन H0 के पास ही होना चाहिए। ठीक है, अच्छा आगे देखो, ये 6 नंबर करें। H0 क्या होना चाहिए आपका, और कौन से लाइन से गवर्न हो रहा है ये वाला बात? इज द डिजाइनर्स क्लेम ऑफ द बेटर शू सपोर्टेड बाय द फाइंडिंग ऑफ द ट्रायल। ठीक है ना, और क्लेम क्या है उसका? One of the employee in their R&D division claims to have developed a product that lasts longer। मतलब ये जितना है उससे ज्यादा होना चाहिए। तो आपका H0 क्या हो जाएगा? म्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5.5 शायद ना, 15। अच्छा ठीक, लिखूं H0 म्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15 और HA म्यू लेस देन 15। H0 म्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15 और HA म्यू लेस देन 15। बाकी सारा वैल्यू दिया हुआ है शायद, एक बार मुझे बताते जाओ तो क्या क्या वैल्यूज है। T इज इक्वल्स टू एक्स बार क्या था? माइनस म्यू नॉट 15 अपॉन S और इनटू रूट ओवर n। देखो सॉल्व करके क्या आ रहा है, 1.99 जैसा कुछ आएगा। ठीक है, 2 भी ले सकते हो। 1.99। आगे लिखो क्रिटिकल वैल्यू इज इक्वल्स टू टी ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना रहेगा आप लोग का? 1 टेल टेस्ट है शायद, तो अल्फा को ऊपर नीचे नहीं करेंगे कुछ भी। 30 सैंपल साइज है आपका, तो एक कम हो जाएगा, और अल्फा का वैल्यू 0.05 दे रखा है। 1 टेल टेस्ट है तो कुछ चेंज नहीं करना है उसको, 0.05। अभी टेबल देखो तो 29 पे 0.05 सेकेंड लास्ट 1.699 शायद। अच्छा कैसा टेस्ट था आपका? लेफ्ट टेल राइट टेल? लेफ्ट। तो रिजेक्शन रीजन इस तरह फ्रेम होगा -1.699। ये है रिजेक्शन रीजन आपका, और ये है आपका एक्सेप्टेंस रीजन, और आपका आया 1.99, तो ऑब्वियसली वो एक्सेप्ट हो जाएगा। .99 नीचे लिखो देयरफॉर H0 कैनॉट बी रिजेक्टेड, और क्लेम के बारे में क्या हो जाएगा कि क्लेम वाज करेक्ट। ये वाला ऊपर क्यों माइनस होगा? 17 माइनस 15 है ना, तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, लिख लो। पहले देखो कि therefore H0 cannot be rejected and hence the shoemaker's claim was correct. Hence the shoemaker's claim was correct. ठीक है मेरे ख्याल में। नेक्स्ट देखो, करें क्या होना चाहिए आपका नल हाइपोथेसिस? म्यू इक्वल्स टू 12 और दूसरा म्यू नॉट इक्वल्स टू 12। लिखो H0 म्यू इज इक्वल्स टू 12, HA म्यू नॉट इक्वल्स टू 12
और बाकी फिर एक्सप्रेशन का वैल्यू बता दो एक बार। टी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, सब कुछ तो है ही ना शायद अवेलेबल। ठीक है, एक्स बार कितना है 11.8, म्यू नॉट कितना है आपका 12 डिवाइडेड बाई एस कितना है 0.15 और रूट ओवर एन कितना हो जाएगा 10। तो सॉल्व कर के इसका आंसर आना चाहिए इतना 3 पॉइंट आ रहा है क्या, बुक में तो पता नहीं 4 पॉइंट माइनस 4 पॉइंट, मतलब बुक में 2016 दिया हुआ है, बाकी ठीक है 222 भी आया तो चलेगा, कोई बात नहीं, ठीक है वो भी चलेगा, कोई इशू नहीं। अच्छा डन यहां तक बोलो। -4 पॉइंट मतलब डेसिमल के बाद में थोड़ा आगे पीछे कोई इशू नहीं है, चल जाएगा। क्लियर है मेरे ख्याल में यहां तक। अभी हमको चाहिए क्रिटिकल वैल्यू, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा यहाँ पर 9, सो टी ऑफ 9। अच्छा 2 टेल है शायद, तो आधा कर दोगे 0.025, ठीक है 9 में 0.025 मेरे ख्याल में 2.262, ठीक है, और 2 टेल था तो डायग्राम ऐसा बनना चाहिए। ठीक है, रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस, और बाकी ये है -4 तो रिजेक्शन में जाएगा शायद, ठीक है। नीचे लिखो देयरफॉर H naught is rejected, H naught is rejected, hence डिफर कर रहा है, ठीक है, hence the sample mean is significantly different from population mean, hence sample mean is significantly different from population mean। टेबल में 2 टेल टेस्ट का भी तो वैल्यू दिया हुआ रहता है। एक्चुअली 2 टेल 1 टेल ना एक ही बात है, बताएं, ये मैंने लास्ट क्लास में बोला था, आज एक बार और बोल देता हूँ। 2 टेल जो भी दिया हुआ रहेगा ना, उसमें जब आप ये अल्फा का वैल्यू को हाफ कर दोगे तो वो 1 टेल का वैल्यू हो जाता है। 2 टेल का सिर्फ तो देख ही सकता है, टोटल से भी देख सकते हो, कोई इशू नहीं है, 9 का 0.05 देख सकता है। वो 2 टेल के हिसाब से 0.05 है, और वो 1 टेल के हिसाब से, मतलब 2 टेल के हिसाब से भी अगर देखते हो तो लेना आपको दोनों साइड देखें 2 टेल, ठीक है, वैल्यू तो सेम ही रहेगा। मेन एग्जाम है ना, मेरा एक्सपेक्टेशन ऐसा है कि वो 2 टेल का वैल्यू देगा ही नहीं आपको, वो आपको 1 टेल वाला वैल्यू देगा, कुछ स्पेसिफिक वैल्यू देगा। अच्छा एक चीज और सुन लो थोड़ा सा, सपोज करो कि कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है कि 2 टेल का फ्रेमिंग होगा पूरा का पूरा, ठीक है, और वैल्यू देते समय मानो कि जैसे वैल्यू दिया है ना, तो सपोज करो कि वैल्यू आपको इस टाइप का दिया है कि ये वाला ही लिख के दिया है अंदर, तो आप उसको 2 टेल का ही मान के और दोनों साइड ग्राफ बना के फिर काम करना, ठीक है। वैसे तो उसको मेंशन कर देना चाहिए कि वो 2 टेल के हिसाब से दे रहा है कि 1 टेल के हिसाब से दे रहा है, ठीक है, बाकी आप देख लेना। और जनरली वही होता है, मैं फिर से बोल देता हूँ कि अगला जो भी कुछ क्लेम कर रहा है उसको आप डालो H नॉट में, और उसका ऑपोजिट ऑटोमेटिकली आ जाएगा H ए में, फिर आप अपना टेस्टिंग करो, टेस्टिंग करने के बाद उसमें से कोई एक एक्सेप्ट होगा, एक रिजेक्ट होगा, जो रिजेक्ट हुआ या जो एक्सेप्ट हुआ उसके बेसिस पर आप कंक्लूजन अपना लिख दो कि ये कंक्लूजन होना चाहिए। क्लियर है मेरे ख्याल में। तो यहाँ पर 1 सैंपल टी टेस्ट का सारा एग्जाम्पल खत्म, ठीक है। इसके बाद में थोड़ा सा थ्योरी है एरर के बारे में और 2 सैंपल के बारे में। ये थ्योरी देखो पढ़ के मतलब अच्छा तो नहीं फील होगा आप लोगों को, बहुत बड़ा बड़ा फॉर्मूला है, लेकिन ये सारा आपको रटना ही है, और मेन जो काम है वो मैं आपको सिखा चुका हूँ। ये जस्ट फॉर्मेलिटी जैसा ही है कि थोड़ा सा बोलूंगा, कुछ 5-6 क्वेश्चंस करेंगे उसके बेसिस पे और स्टैटिस्टिक्स ओवर, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा बात करते हैं एरर इन टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। दुनिया में एक बात समझो कि इंसान का बनाया हुआ कोई भी चीज कभी परफेक्ट नहीं होता, और ये जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है ये तो एकदम मतलब क्या है कि रूट लेवल से ही इसमें गड़बड़ होने का पूरा चांसेस है। द मोमेंट यू सेलेक्ट अ रॉन्ग सैंपल, तो व्हाटएवर कंक्लूजन यू आर गेटिंग माइट ऑलवेज बी रॉन्ग, ठीक है। और ऐसा हम बहुत बार देख चुके हैं। रिसेंटली देखो कि इंडियन इकोनॉमी के बारे में प्रेडिक्शन था कि मतलब 5.5 या 5.4 से ग्रो करेगा, और ग्रोथ रेट हम लोग का था 6.5। ये सपोज करो कोविड के टाइम पर प्रेडिक्शन था कि कम से कम 20-40 करोड़ तो मरना ही चाहिए इंडिया में, और मरा मान लो कि मुश्किल से 10-12 लाख के आसपास।
तो वो जो था ना 20 करोड़ या 40 करोड़, ये मानो कि ये 5.4 या 5.5 इकोनॉमी ग्रो करेगा इस रेट से, ये सब जो प्रेडिक्शन है ये सारा का सारा मानो कि इन्हीं सब चीजों से किया जाता है, इन सब में रॉन्ग होने का भी पूरा पूरा चांसेस है। अब जो रॉन्ग है वो रॉन्ग 2-3 टाइप से हो सकता है और उनका अपना अपना एक नाम है, वो सारा नाम आपको याद रखना। मैं एक बार समझा देता हूं, देखना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये इस लाइन में लिखा हुआ है एक्चुअल सिचुएशन, ठीक है, कि H0 ट्रू होगा और सपोज करो कि आपका कंक्लूजन है कि एक्सेप्ट कर लो H0 को। आप इसको और इसको एक साथ इमेजिन करने का ट्राई करना। एक्चुअल सिचुएशन है H0 इज ट्रू और आप बोल रहे हो कि एक्सेप्ट H0, तो आप सही कंक्लूजन दे रहे हो कि गलत कंक्लूजन दे रहे हो? सही कंक्लूजन है तो करेक्ट कंक्लूजन है, उसमें कहीं कुछ गलती होने का चांस नहीं। दूसरा सिचुएशन सपोज करो कि ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो ट्रू था एक्चुअली, लेकिन आप ना फिर भी कंक्लूजन दिए कि नहीं एक्सेप्ट कर लो H0 को, राइट वो था लेकिन एक्सेप्ट कर लो इसको, तो गलती हुआ आपसे। ये गलती हुआ अगर आपसे तो उसको बोलेंगे टाइप 2 एरर, ठीक है। मैं फिर एक बार एक्सप्लेन करता हूं। एक्चुअली मान लो कि H0 ट्रू है और आप भी बोल रहे हो कि H0 को एक्सेप्ट कर लो, तो जो ट्रू था उसी को आपने एक्सेप्ट किया, ये तो सही काम है, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है, तो करेक्ट कंक्लूजन। फिर हो सकता है कि HA ट्रू हो एक्चुअली, लेकिन आपने बोला कि नहीं नहीं एक्सेप्ट कर लो H0 को, ये तो गलत किया आपने। आपको करना किसको चाहिए था? HA को। तो HA को अगर आपने मान लो कि एक्सेप्ट ना करके H0 को एक्सेप्ट कर लिया है, इसको हम लोग बोलेंगे टाइप 2 एरर। और फिर से हो सकता है कि H0 ट्रू था बट आपका क्लेम है कि रिजेक्ट कर दो H0 को, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे टाइप 1 एरर। और अगर मान लो कि HA ट्रू था और आपने H0 को रिजेक्ट कर दिया, तो बाय डिफॉल्ट आपने HA को ही एक्सेप्ट किया है, तो ये वाला फिर करेक्ट कंक्लूजन ही है, ठीक है। तो इसमें ऐसे याद रखना आप लोग कि H0 सही होते हुए भी अगर गलती से रिजेक्ट हो जाए, H0 अगर सही होते हुए रिजेक्ट हो जाए तो टाइप 1 एरर है, ऐसे भी H0 पहले आता है। और HA अगर सही होते हुए रिजेक्ट हो जाए तो वो हो जाएगा टाइप 2 एरर, ऐसे भी वो बाद में आता है, ठीक है, कॉमन सेंस। तो ये थोड़ा सा हम लोग याद रखें। इसके अलावा देखो अभी तक आप क्या कर रहे थे, अभी तक जो भी आप टी टेस्ट लगा रहे थे उसमें ब्रॉडली आप ऐसा समझो कि अंडरलाइंग मोटिव हर एक क्वेश्चन में हमारा यही होता था, एक पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन के बारे में हमको पहले से मीन का आइडिया थोड़ा सा पता है, फिर उस पॉपुलेशन से एक सैंपल ड्रॉ करो और जिस मीन का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है वो मीन के वो बराबर है, उससे ज्यादा बड़ा है, उससे ज्यादा छोटा है, क्या है नहीं है, उस पर हम कंपैरिजन कर रहे थे। मतलब एक हमारे पास में होता था सैंपल और एक होता था हमारे पास में पॉपुलेशन का डेटा, इनके कंपैरिजन से हम कुछ ना कुछ प्रेडिक्शन कर रहे थे। लेकिन इसके आगे आपके सिलेबस में एक और समान है जिसमें आपको एक ही सैंपल से या दो अलग अलग सैंपल से, सॉरी गलत बोल रहा हूं, एक ही पॉपुलेशन से या फिर दो अलग अलग पॉपुलेशन से दो सैंपल विड्रॉ करना है। यू कैन विड्रॉ 2 सैंपल्स फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन, वो केस भी आपके सिलेबस में है, एंड यू कैन ड्रॉ 1 सैंपल फ्रॉम 1 पॉपुलेशन, अनदर सैंपल फ्रॉम अनदर पॉपुलेशन। और फिर इस दोनों सैंपल के मीन को ना हमको कंपेयर करना है, ये लोग आपस में बराबर होना चाहिए, पहला वाला दूसरे वाले से बड़ा होना चाहिए, ये दूसरा वाला पहले वाले से बड़ा होना चाहिए। आप आइडिया समझे? मैं एक बार और रिपीट करता हूं। देखो अभी तक जितना हम लोग पढ़ रहे थे उसके अंदर में था कि हम सोचना थोड़ा ध्यान से, एक सैंपल लेते थे और एक हमारे पास में क्या होता था, पॉपुलेशन का डेटा होता था, और मेनली हम पूरे टाइम ये कोशिश कर रहे थे सैंपल के हेल्प से पॉपुलेशन के ऊपर में कमेंट करें और इन लोग दोनों को एक दूसरे से कंपेयर करें। देयर इज अनदर थिंग व्हिच इज इन योर सिलेबस, वो है कि 2 सैंपल का टेस्ट। अब 2 सैंपल जब आपके पास में आएगा तो उसको पिक करने का ही 2 तरीका है। पहला तरीका है कि दोनों सैंपल को आप सेम पॉपुलेशन में से उठा लो और फिर उनके बीच में कंपैरिजन करो कि पहला दूसरे से बड़ा होगा, दूसरा पहले से बड़ा होगा, कि दोनों आपस में इक्वल होगा, उस टाइप का कुछ। या फिर ऐसा हो सकता है कि एक सैंपल आप लो एक पॉपुलेशन से, दूसरा सैंपल आप लो दूसरे पॉपुलेशन से, और उस सिचुएशन में भी इनको आपस में कंपेयर करो इक्वल, पहला बड़ा दूसरे से या दूसरा बड़ा पहले से। क्लियर है? आया बात समझ? ये चीज हम लोग को पढ़ना है। अब अगर दोनों सैंपल आपका सेम पॉपुलेशन में से ड्रॉ हुआ है तो उसका टेस्ट स्टैटिस्टिक का फॉर्मूला यानी कि टी टेस्ट का जो फॉर्मूला है वो अलग है, और दोनों सैंपल अगर अलग अलग पॉपुलेशन में से विड्रॉ हुआ है उसका टेस्ट स्टैटिस्टिक का फॉर्मूला अलग है। वो दोनों फॉर्मूला पढ़ना है हमको, और बाकी रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस का जो रूल है वो सेम टू सेम जैसा हम करके आए हैं वैसा यहाँ पर भी होगा कि पहले आप टी का कैलकुलेटेड वैल्यू निकालोगे और फिर टी का आप क्रिटिकल वैल्यू निकालोगे। क्रिटिकल वैल्यू के लिए सेम टेबल सेम आइडिया, डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको पता होना चाहिए, अल्फा का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, और आप उसी टेबल को देख के वही वैल्यू निकालोगे। कंपैरिजन का भी तरीका सेम रहेगा कि अगर आपका हाइपोथेसिस मान लो कि लेफ्ट टेल है तो लेफ्ट टेल का डायग्राम बना के देखो कि वो कहाँ लाई कर रहा है, अगर राइट टेल है तो राइट टेल का डायग्राम बना के देखो कहाँ लाई कर रहा है, और अगर वो 2 टेल है तो 2 टेल का डायग्राम बना के देखो कि कहाँ लाई कर रहा है, और फिर वो जहां भी लाई करेगा उसके अकॉर्डिंगली H0 को एक्सेप्ट करो या H0 को रिजेक्ट कर दो, वो मान लो कि आपको ग्राफ बताए। क्लियर है मेरे ख्याल में? तो एक बार फॉर्मुलास को थोड़ा सा देखो, फॉर्मुलास बहुत भयानक है
लेकिन याद रखना पड़ेगा, उपाय नहीं है इसका कुछ दूसरा। ठीक है, तो बिगिन कर रहे हैं। टू सैंपल टेस्ट फॉर टेस्ट डिफरेंस ऑफ मीन बिटवीन टू सैंपल्स, या मीन ऑफ टू सैंपल्स, जो भी कुछ बोलो। तो सपोज कर लो कि दो सैंपल है आपके पास में, एक है सैंपल 1 और दूसरा क्या है सैंपल 2, और सैंपल 1 सैंपल 2 के बारे में ये सारा डेटा आपको क्वेश्चन में हमेशा दिया हुआ रहेगा। पहला डेटा क्या है, देखो सैंपल का साइज दिया हुआ रहेगा। पहले सैंपल का साइज कितना मानेंगे n1, दूसरे सैंपल का कितना मानेंगे n2, फिर पहले सैंपल का मीन मानेंगे x बार, दूसरे सैंपल का मीन मानेंगे y बार, पहले सैंपल का वेरिएंस मानेंगे s1 का स्क्वायर, दूसरे सैंपल का वेरिएंस मानेंगे s2 का स्क्वायर, पहले सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन s1, दूसरे सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन s2, ये सब दिया हुआ रहेगा आपको। ठीक है, फिर जब आप सैंपल का कंपैरिजन करोगे ना, तो ये तीन हाइपोथेसिस बन सकता है। हो सकता है कि आप x बार को ग्रेटर देन इक्वल्स टू y बार मानो, फिर ऑल्टरनेट क्या हो जाएगा x बार लेस देन y बार, x बार लेस देन इक्वल्स टू y बार, ऑल्टरनेट हो जाएगा x बार ग्रेटर देन y बार, और अगर मानते हो कि x बार इक्वल्स टू y बार, तो ये हो जाएगा x बार नॉट इक्वल्स टू y बार। पहला वाला अगर फॉर्मुलेट करते हो आप क्वेश्चन के लैंग्वेज से, ये पहले से सपोज करके आपको दिया हुआ है, इसको हम मान के चलेंगे लेफ्ट टील या लोअर टील, ठीक है, या वन टील। इसको मान के चलेंगे राइट टील, क्योंकि राइट लेफ्ट किससे डिसाइड होता था, ऑल्टरनेट से। तो इसमें अगर लेस देन का सिंबल है तो वो लेफ्ट टील है, इसमें अगर ग्रेटर देन का सिंबल है तो वो राइट टील है, और इसमें नॉट इक्वल टू का सिंबल है तो वो टू टील है। क्लियर है मेरे ख्याल में? और यही तीन हाइपोथेसिस हो सकता है, और यही तीन वहां पर भी होता था। वहां पर खाली हम म्यू को गिवन वैल्यू से कंपेयर करते थे, और यहाँ पर एक्स बार वाई बार को एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं। क्लियर है मेरे ख्याल में? आगे देखो, टी टेस्ट फॉर टू इंडिपेंडेंट सैंपल ग्रुप। पहला केस, व्हेन द सैंपल आर टेकन फ्रॉम सेम पॉपुलेशन, और सेम पॉपुलेशन से अगर लिया जाएगा तो सिग्मा 1 विल बी इक्वल टू सिग्मा 2। सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 का मतलब क्या हो गया, सिग्मा 1 हो गया पहले पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन, और सिग्मा 2 क्या हो गया दूसरे पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन। दोनों पॉपुलेशन यदि सेम ही है तो ऑब्वियसली सिग्मा 1 विल बी इक्वल्स टू सिग्मा 2। ठीक है, ये सब छोटा छोटा बात है, थ्योरेटिकली भी पूछ सकता है, इसलिए याद रखने का ट्राई करना है इन सब बातों। ठीक है मेरे ख्याल में यहां तक। अब जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है, मतलब टी का जो फॉर्मूला है वो ये वाला है, देखो कि टी इज इक्वल्स टू एक्स बार माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई एस इंटू रूट ओवर 1/n1 प्लस 1/n2। सिंप्लीफाई करने के बाद में वो ऐसा हो जाता है, यहाँ एलसीएम एलसीएम ले लोगे तो n1 n2 और अंदर क्या आ जाएगा n1 प्लस n2, और जो नीचे n1 n2 बनेगा वो सटक के ऊपर चला जाएगा और हो जाएगा रूट ओवर n1 इंटू n2 अपॉन n1 प्लस n2। ठीक है, ये हो गया आपका टी का फॉर्मूला। क्लियर है मेरे ख्याल में? यहां पर S एक नया चीज है आपके लिए। ठीक है, S को हम लोग बोलते हैं कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या बोलते हैं बताओ? कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का देखो तीन फॉर्मूला पॉसिबल है, हम कौन सा यूज करेंगे वो टोटली डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में हमारे पास में क्या इंफॉर्मेशन। जैसा इंफॉर्मेशन वैसा फॉर्मूला सेलेक्ट कर लोगे। ठीक है, और ये तीनों आपको याद रखना है। अभी के लिए तो हम पीछे आके रेफर करते रहेंगे, लेकिन एग्जाम के लिए आपको ये तीनों याद रखना है। ठीक है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो यहाँ पर आपको लेना है n1 प्लस n2 माइनस 2, डिग्री ऑफ फ्रीडम। और अल्फा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, बाकी सारा काम आपको पहले से पता है। एक्स बार वाई बार नहीं, दो रहेगा, एक को एक्स बार ले लो, एक को वाई बार ले लो। और मैटर मतलब देखो ऐसे कर सकता है कि आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक और दूसरे का टेस्ट स्टैटिस्टिक डिफरेंट आएगा, मतलब आपका H0 और HA आपके दोस्त के H0 और HA से हो सकता है कि मैच ना करे, लेकिन अल्टीमेटली कंक्लूजन आपका और आपके दोस्त का अगर दोनों का सोल्यूशन करेक्ट है तो एट द एंड दोनों का कंक्लूजन सेम आएगा। ठीक है मेरे ख्याल में? दूसरा क्या हो सकता है बताओ, कि जब सैंपल को अलग अलग पॉपुलेशन से लिया जाए, उसके लिए क्या सिचुएशन है देखो, व्हेन द सैंपल्स आर टेकन फ्रॉम डिफरेंट पॉपुलेशन, तो सिग्मा 1 इज नॉट इक्वल टू सिग्मा 2। सिग्मा 1 हो जाएगा पहले पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन, सिग्मा 2 हो जाएगा दूसरे पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन। यहां पर टेस्ट स्टैटिस्टिक का वैल्यू है t इक्वल्स टू ये वाला, ये डिफरेंट है इससे, देख लो। ठीक है, यहां पर क्या है x1 बार माइनस x2 बार, या फिर आप x बार माइनस y बार कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइडेड बाय रूट अंडर s1 का स्क्वायर बाय n1 प्लस s2 का स्क्वायर बाय n2। ठीक है, अब इसके अंदर में डिग्री ऑफ फ्रीडम का देखो दो चीज है। अगर एमसीक्यू में पूछे ना कि इन चारों में से कौन सा डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिप्रेजेंट करता है, तो ये उसका फॉर्मूला है। बाकी प्रैक्टिकल पर्पस के लिए ऑब्वियसली हम इसका वैल्यू तो समझ रहे हो, फिर पेपर में बस यही होगा। मैं बोल रहा हूँ सुनो, तो यदि थियोरेटिकली पूछता है आपको कि इस वाले सिचुएशन में डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, और एमसीक्यू में 4 ऑप्शन देता है, उसमें से इसको टिक करना है आपको। बाकी जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तब हम इस चीज को अवॉइड कर देंगे, हम इस आइडिया को यूज कर लेंगे। हमारे पास में पहले सैंपल का भी साइज रहेगा और हमारे पास में दूसरे सैंपल का भी क्या रहेगा, साइज रहेगा। तो आप n1 माइनस 1 या n2 माइनस 1 दोनों कैलकुलेट करके देखना, और इन दोनों में से जो छोटा आंसर देगा आपको उसको आप अपना डिग्री ऑफ फ्रीडम मान लेना। इससे आया हुआ डिग्री ऑफ फ्रीडम, उससे आया हुआ डिग्री ऑफ फ्रीडम अगेन डिफरेंट होगा ऑब्वियसली, लेकिन इससे भी कैलकुलेशन करके आप सही चीज को ही एक्सेप्ट और सही चीज को ही रिजेक्ट करेंगे।
ठीक है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं आएगा आपका, क्योंकि इस फॉर्मूला को यूज करके अगर आप डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालोगे तो खुद ही सोच सकते हो क्या हालत होगा आप, ठीक है। ये लेकिन पता होना चाहिए आपको, थ्योरेटिकली अगर वो पूछ ले कि इस सिचुएशन का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है तो ये आंसर है, ठीक है, लेकिन फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस हम इसको यूज कर ले। क्लियर है मेरे ख्याल में। और उसके बाद में वही है कि रिजेक्शन एंड एक्सेप्टेंस रूल इज सेम एज वन सैंपल टी टेस्ट। क्लियर है मेरे ख्याल में। एक बार और रिपीट करूंगी, हो जाएगा, बोल देता हूं फिर भी एक बार और, देखो कुछ लोग एकदम कान होने लग गए देखो फिर बोलते हैं, एरर का तो समझ में आया। एरर में दो चीज है कि H0 ट्रू था, गलती से रिजेक्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा, टाइप 1 एरर। HA ट्रू था, गलती से रिजेक्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा, टाइप 2 एरर। फिर उसके बाद है टू सैंपल टी टेस्ट। सैंपल के बारे में ये सारा इन्फो रहेगा आपके पास में। सैंपल जो आप विड्रॉ करेंगे वो दो जगह से हो सकता है, मतलब दो टाइप का हो सकता है। एक हो सकता है कि सेम पॉपुलेशन से विड्रॉ किया है और या फिर अलग अलग पॉपुलेशन से विड्रॉ किया है, दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग है। सेम पॉपुलेशन से अगर विड्रॉ किया तो उस टाइम पर उनका सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 होगा। टी का फॉर्मूला ये है, एस का वैल्यू ये है और डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला होगा n1 प्लस n2 माइनस 2, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि सेम पॉपुलेशन से ना विड्रॉ करके अलग अलग पॉपुलेशन से निकाला है तो सिग्मा 1 नॉट इक्वल टू सिग्मा 2 पहला बात। दूसरा बात, टी का फॉर्मूला हो जाएगा ये वाला। और तीसरा बात, डिग्री ऑफ फ्रीडम दो टू है, एक दिखाने के लिए और एक प्रैक्टिकल पर्पस के लिए। तो दिखाने वाला ये है बड़ा सा और प्रैक्टिकल पर्पस के लिए ये वाला यूज करने की। बाकी इसके अलावा वही है सिचुएशन कि टी वैल्यू निकालो कैलकुलेटेड और क्रिटिकल वैल्यू निकालो, कंपेयर करो, अपना आंसर बताओ। और वो जो ग्राफ बनाने का सिचुएशन है वो एज इट इज सेम टू सेम रहेगा। लेफ्ट टेल है तो लेफ्ट में शेडिंग होगा, राइट टेल है तो राइट में शेडिंग होगा और टू टेल है तो दोनों जगह शेडिंग होगा। क्लियर है मेरे ख्याल में। और अल्फा हमेशा आपको दिया हुआ रहेगा, ठीक है। अब इसके बेसिस पर 5-6 क्वेश्चन करेंगे और स्टैटिस्टिक्स खत्म। आप पढ़ो, पहला क्वेश्चन पढ़ो। अरे है बहुत इजी, आप पढ़ो तो थोड़ा तेजी में करो, 5-6 टू आज खत्म हो जाएगा। ऑब्वियसली देखो दो सैंपल जैसे दिया हुआ रहेगा ना वो फिर टू सैंपल ही है और इसमें भी इन्फो रहेगा आपके पास में कि कहां से आया, क्या आया, नहीं आया, ठीक है। देखो यहां पर जैसे देखो द फॉलोइंग रिजल्ट्स आर फ्रॉम इंडिपेंडेंट सैंपल टेकन फ्रॉम टू पॉपुलेशन बोल दिया वो, इसका मतलब सेकंड वाला केस है, ठीक है। क्लियर है मेरे ख्याल में। एक बार चीटिंग ही कर लेते हैं। कॉपी में पहले इसको लिखो, t इज इक्वल्स टू एक्स बार माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय रूट अंडर s1 स्क्वायर बाई n1 प्लस s2 स्क्वायर बाई n2, ठीक है। ये लिख लिया। चलो अभी वैल्यू बिठाओ, देख देखिए एक्स बार कितना आपका 13.6 माइनस 10.1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 5.2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 35 प्लस 8.5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 40, ठीक है। देखो लिख लो इसको 2.18 टोटल 2.18। देखो मेन एग्जाम में मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूं कि अगर ये सब कुछ आया भी ना तो हो सकता है कि थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पूछे, पहला बात हुआ है। दूसरा हो सकता है कि वैल्यूज थोड़ा छोटा छोटा हो। अब ये क्या है कि एमएल अग्रवाल में ये पर्टिकुलर चैप्टर जो है ना वो बहुत ही बेकार तरीके से दिया हुआ है, मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन अनवांटेड है और नंबर्स भी ना इन लोगों ने ठीक से सेट नहीं किया, इसलिए आप इससे जो है ज्यादा परेशान मत हो, आप आइडिया को सीख के रखो, एग्जाम में परेशानी नहीं आएगा आपको। अच्छा एक्सप्रेशन एक बार बताओ तो मेरे को क्या लिखा है, एक सेकंड। 13.6 10.1 अपॉन में रूट अंडर 5.2 का होल स्क्वायर बाय 35 प्लस 8.5 का होल स्क्वायर बाय 5। कितना बोला मैंने 2 पॉइंट। अच्छा आगे देखो नाउ अच्छा यहाँ देखो एक बार डिग्री ऑफ फ्रीडम का ये दिखाने वाला था और ये एक्चुअल प्रैक्टिकल पर्पस के लिए था। तो लिखो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल्स टू, यहाँ एक बार देख लो कि कौन बड़ा है ज्यादा, ये बड़ा है और वो छोटा है, तो उसके हिसाब से डिग्री ऑफ फ्रीडम चुनेंगे हम लोग। लिखो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल्स टू 34
डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल्स टू 34 और अल्फा इक्वल्स टू दिया हुआ शायद 0.05। अच्छा 2 टेल है हम लोग के लिए शायद, तो क्या हो जाएगा बताओ, टी ऑफ 34 और ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 0.025। ठीक है, कितना था हम लोग का 34 ना, चलो 34 का तो है और 0.025 तो 3 नंबर वाला 2.032। अच्छा लिखो फटाफट, क्रिटिकल वैल्यू इज इक्वल्स टू 2.032। देखो मैंने पहली क्लास में ये वार्न किया था, ठीक है, कि एक्चुअली नियम से फिर से कभी आपसे पूछे कि 30 है उसके नीचे क्या लगाना चाहिए तो टी टेस्ट, 30 के ऊपर क्या लगाना चाहिए जेड टेस्ट। अब लेकिन ये एमएल अग्रवाल है तो हम लोग को रिस्पेक्ट करना चाहिए इनके भावनाओं का, वो हम लोग को डिसाइड नहीं करना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कि आपके सिलेबस में जेड टेस्ट है ही नहीं, तो आपको तो जो भी मिला वो आप टी से ही करोगे। अब उन लोग अपने तरफ से मानो कि इन सब चीज को मेंटेन नहीं कर पाया है तो वो उनका गलती है, बाकी आपको करना है ये टी टेस्ट से ही। अच्छा डन मेरे ख्याल में यहाँ तक। हाँ ये भी देखो, स्मॉलर ऑफ n1 - 1 एंड n2 - 1। अच्छा सुनो, अभी ज्यादा भटक रहे हो आप लोग, हो गया यहाँ तक, चलूं आगे। ग्राफ क्या होगा बताओ, ग्राफ मेरे ख्याल में ऐसा होगा, ये एरिया कहां से शुरू होगा 2.032 से, और ये वाला भी बैक में कहां से जाएगा -2.032 से, और टी वैल्यू आपका आया 2.18, तो 2.18 तो थोड़ा आगे आएगा शायद, रिजेक्ट हो जाएगा ना। लिखो देयरफॉर H0 is rejected। आपका कितना है? अच्छा हो गया मेरे ख्याल में ये वाला, मैं आगे चल रहा हूँ, खत्म करना मुझे आज। देखो ये क्वेश्चन देखो फटाफट। अच्छा इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है कुछ, और अल्टीमेटली कंक्लूजन आपका कि H0 इज रिजेक्टेड। अच्छा ठीक है, वो बात भी है। सर ये क्या है सर, हम लोग बस कैलकुलेशन टेस्ट कर रहे हैं, तो इसमें मैं कहीं रिस्पॉन्सिबल नहीं और मैं कुछ कर भी नहीं सकता। देखो मैं आपके लिए ये करके दे सकता हूँ कि सिलेबस को इस तरीके से आपको प्रेजेंट करके बताऊं कि आपसे क्वेश्चन बने क्या। हाँ हाँ पढ़ो फटाफट पढ़ो, नहीं ऐसे मत करो, आज हम खत्म कर दो, बहुत दिन से ये चल रहा है। हाँ कल छुट्टी है, करो ना पहले। अच्छा ठीक है सुनो, मैं इन सब है ना ऐसा करता हूँ कि ऑलरेडी एक बार कमेंट करके छोड़ देता हूँ और सॉल्यूशंस जो है वो बाद में प्रोवाइड करने का ट्राई कर लूंगा, ठीक है। आप थोड़ा बहुत ध्यान से देख लो बस, जैसे इस वाले में मेरे ख्याल में सारा इन्फॉर्मेशन आपके पास में पहले से है, आपको वापस से करना कुछ नहीं है, ये फॉर्मूला लगाना है बस। और फॉर्मूला लगाते समय थोड़ा सा आपको ना वो रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा। फॉर द फॉलोइंग डेटा एग्जामिनिंग द मीन्स ऑफ 2 रैंडम सैंपल्स एट दिस। स्टैंडर्ड डेविएशन वो सैंपल का अलग है ना, पॉपुलेशन से वो होना पड़ेगा। एक्चुअल में कुछ अगर नहीं दिया हुआ रहे तो आप बाई डिफॉल्ट जो है वो सेम पॉपुलेशन का मान के चलना, ठीक है। कुछ अगर नहीं दिया हुआ रहे, जैसे इसमें, जैसे इसके अंदर में क्या था कि बोला हुआ था कि टेकन फ्रॉम 2 डिफरेंट पॉपुलेशन, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कि बोला हुआ नहीं है टेकन फ्रॉम 2 डिफरेंट पॉपुलेशन, तो आप इसमें सेम पॉपुलेशन का मान के चलो। इस एक क्वेश्चन का कैलकुलेशन लिख लो आप लोग, सेम पॉपुलेशन का एक करवा देता हूँ, फिर बाकी का ऐसे बात करके छोड़ दें, ठीक है। इसका लिखो हाँ, अरे आप समझे नहीं, स्टैंडर्ड डेविएशन, चलो मैं वो भी क्लियर कर देता हूँ।
भी ठंड के टाइम पे दिमाग कम चल रहा है आप लोग। ये सिग्मा है और पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन डिफरेंट होगा। आप जिसको देख के मान लीजिए कमेंट कर रहे हैं वो सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन है, पॉपुलेशन का थोड़ी है। ये S1 S2 है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 नहीं है, ठीक है। अब मैं अपना बात एक बार और कह लेता हूं, अगर क्वेश्चन में क्लियरली बोला हुआ रहे कि पॉपुलेशन डिफरेंट यूज किया फिर तो ठीक है, और कुछ अगर ना बोला हुआ रहे तो हम लोग बोलेंगे कि सेम पॉपुलेशन ही। इसको लिख लो एज अ नोट। देखो नोट लिखो, नोट में दो बात लिखवा देता हूं। पहला लिखो, इन टू सैंपल टी टेस्ट, इन टू सैंपल टी टेस्ट if nothing is given, in two sample t test if nothing is given, then consider that the samples are taken from, consider that the samples are taken from same population, are taken from same population. Note number 2, if alpha is not given, if alpha is not given, then take it as 0.05। ये स्टैंडर्ड नॉर्म है हाँ, कि अल्फा अगर ना बोले तो 0.05 मान के चलो। अच्छा इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, थोड़ा सा लिखो, करो फटाफट। ये आपका N1 हो गया, मैं यहां मेंशन कर देता हूं, ये N1 हो जाएगा, ये N2 हो जाएगा, ये वाला x बार हो जाएगा, ये वाला y बार हो जाएगा, और ये हो जाएगा अपना S1 और ये हो जाएगा अपना S2, ठीक है। नीचे लिखो। अच्छा एक बार फॉर्मूला देखो थोड़ा सा, ये वाला फॉर्मूला था हमारा, इसमें हम लोग को कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए होगा S। अब आप देखो यहाँ पे कि ये तीन फॉर्मूला है, डिपेंडिंग ऑन के क्वेश्चन में कैसा इंफॉर्मेशन है आपको इनमें से एक चूज करना है। इस क्वेश्चन में मेरे ख्याल में ये अच्छा रहेगा, सारा वैल्यूज डायरेक्टली पता है मेरे को, तो लिखो इसके नीचे। ठीक है, लिखो S इक्वल्स टू, ये कॉपी कर लो आप लोग एक बार, S इक्वल्स टू रूट ओवर N1 इंटू S1 स्क्वायर प्लस N2 इंटू S2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 माइनस 2, N1 प्लस N2 माइनस 2। वैल्यूज प्लेस करूं, मैं यहां लिख देता हूं, N1 इंटू S1 स्क्वायर प्लस N2 इंटू S2 स्क्वायर बाई N1 प्लस N2 माइनस 2। ये है S का फॉर्मूला। दिस इज इक्वल्स टू रूट ओवर 10 इंटू 100 प्लस 17 इंटू 64 बाई 10 प्लस 17 माइनस 2। देखो तो करो कैलकुलेशन एक बार, बताओ कितना आ रहा है। एक से रुक, अच्छा इसके अंदर का वैल्यू कितना आ रहा है बताओ, और सॉल्व करने पे हुआ आएगा मोस्ट प्रोबेबली कुछ 83.52 के आसपास, और फाइनल आंसर यहां से S का वैल्यू 9.13। ठीक है, मत करो भारी नुकसान हो जाएगा। ठीक है डन यहां तक। एक सेकंड जो थोड़ा सा ये कंप्लीट कर लो, बाकी फिर नहीं, फिर छुट्टी मतलब देखो मैं एक बार डिस्कस करके छोड़ दूंगा, उसके आगे आप लोग की श्रद्धा के ऊपर में है। ठीक है, वैसे तो 5 मार्क का ही चैप्टर है। देखो ये एज अ स्टूडेंट आप अच्छे से बोल सकते हो, बाकी मैं एज अ टीचर नहीं बोल सकता हूँ, ये सब नहीं आएगा। डन मेरे ख्याल में यहां तक। आगे लिखो ना, T इज इक्वल्स टू, छठी का फॉर्मूला भी देख लो एक बार,
इसको कॉपी कर लो, ये वाला कॉपी करो, एक्स बार माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय एस इंटू रूट ओवर n1 प्लस n2 इंटू रूट ओवर n1 इंटू n2। एस हम लेंगे ये वाला 9.1। यहाँ एलसीएम एलसीएम ले लो, अल्टीमेटली यही वाला इसमें कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अच्छा सुनो, थोड़ा 5 मिनट और पेशेंस रखो और लिख लो, कर लो, फिर अपन क्या क्या आराम से जा पाएंगे। और आप लोग अगर ऐसे खींचते रहोगे तो ये खिंचाते रहेगा, ठीक है। ठीक है, मेरे ख्याल में यहाँ तक वैल्यूज प्लेस करते हैं। एक्स बार का आंसर कितना है? एक्स बार कितना है? 200। फिर दूसरा वाला -220 डिवाइडेड बाय ऐसा आया था मेरे ख्याल में 9.13, ठीक है। और रूट ओवर n1 प्लस n2 कितना हो जाएगा? 27 शायद, और रूट ओवर n1 इंटू n2 हो जाएगा मेरे ख्याल में 170, ठीक है। देखो ये कितना आ रहा, -5.49 के आसपास कुछ आना चाहिए, -5.49। डेसिमल आपका आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। नहीं, हाँ एक पॉपुलेशन से दो पॉपुलेशन से 2 सैंपल, हाँ। अच्छा डन मेरे ख्याल में। इसके आगे लिखो क्रिटिकल वैल्यू इक्वल्स टू टी ऑफ, अच्छा डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा इस केस में? n1 प्लस n2 माइनस 2, तो मेरे ख्याल में 27 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 25। और आपके हिसाब से ये कैसा टेस्ट है, मतलब हाइपोथेसिस कैसा है आपका? 2 टेल 1 टेल, 2 टेल है तो अल्फा का अपन आधा कर देंगे। अल्फा आपको दिया हुआ 5%, ठीक है, तो 0.05 ये हो गया, वो हो जाएगा 0.025। ये चीज चाहिए हम लोग। 24 पे 0.025 ना, अच्छा 25 पे 0.025, 25 पे 0.025, 2.060 आ रहा है, लिखो 2.060 और 2 टेल है, इसलिए ग्राफ आपका ऐसा बनेगा। -2.060 और -2.060, ठीक है। बाकी फिर टी आया था हम लोग का -5.49 ना, तो टी हम लोग का यहाँ कहीं पे आएगा कैलकुलेटेड वाला, देयरफॉर H0 इज रिजेक्टेड। किसको? शुरू में लिखा नहीं आप लोगों ने? अच्छा इसमें ऐसा कर लो, H0 लिख लो, H0 x बार इज इक्वल्स टू y बार, क्योंकि वही पूछा ना हम लोग को कि डिफरेंस होगा कि नहीं होगा, डिफर करेगा कि नहीं करेगा। तो H0 will be x bar is equals to y bar and HA will be x bar is not equals to y bar। और सिंस ये 2 टेल है इसलिए मैंने इस तरह के अप्रोच से किया है इसको। और नीचे लिख लो therefore H0 is rejected, मतलब डिफरेंस होगा, ठीक है। नीचे लिखो hence the difference between the two means, hence the difference between the two means is significant, hence the difference between the two means is significant। डन। देखो बाकी और कुछ क्वेश्चंस है, एक बार दिखा देता हूं। एक क्वेश्चन शायद और है वर्ड प्रॉब्लम, जो अपन करेंगे और बाकी फिर होगी, क्योंकि 2 टेल का एक भी वर्ड प्रॉब्लम तो नहीं किया अभी तक। देखो अगला क्वेश्चन देखो एक बार, वैसे ये वाला नहीं कराऊंगा मैं दूसरा वाला कराऊंगा। आप देखो और देख के आपको 2-3 चीज बताना है मेरे को, ठीक है। आपको बताना है ये वाला टेबल, और दूसरा आपको बताना है कि सेम पॉपुलेशन से आ रहा है कि डिफरेंट पॉपुलेशन से आ रहा है, और कोई इन्फो नहीं है तो क्या मान के चलेंगे कि सेम पॉपुलेशन से आ रहा है। अभी चलो देखो, द मीन IQs ऑफ 2 ग्रुप्स ऑफ 18 स्टूडेंट्स
फ्रॉम वन एरिया ऑफ अ सिटी वाज फाउंड टू बी 95 स्टैंडर्ड डिविएशन इतना, while IQ of group of 12 students from another area was found to be 100 with standard deviation 8. एक सेकंड रुक जाओ, नहीं हम इसमें डिफरेंट पॉपुलेशन मान भी सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। आपके कंक्लूजन पे मैं फिर बोलूंगा कि फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे इसमें आपको दोनों ही समझ में आ रहा होगा ना, कि सेम मान लो तो भी ठीक है, अलग मानो तो भी ठीक है। टेस्ट वेदर देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन आईक्यूज ऑफ टू ग्रुप्स ऑफ द स्टूडेंट्स। वैसे आप इसको अनदर से ही करो तो ज्यादा बेटर, सिटी क्योंकि अलग अलग है, बाकी सेम से भी करोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। क्या सेम है मैं समझा नहीं। स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ ना आप लोग, अच्छा सेम सिटी के बारे में बोला हुआ, हाँ तो फिर तो ठीक ही है। सुनो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मेरे ख्याल में सेम पॉपुलेशन ही है। देखो ये चीज में ना आप लोग एक्चुअली ध्यान नहीं दे रहे हो, खाली बस मतलब क्या कि चिल्ला जाते रहे हो, ध्यान कम दे रहे हो। अब ध्यान दोगे तो आपको ऑटोमेटिकली वो समझ में आ जाएगा, और जो बात मैं कह रहा हूँ उस बात को थोड़ा पकड़ने का ट्राई करो, तो फिर पूरी जिंदगी कंफ्यूजन रहेगा ही, ठीक है। तो पढ़ के आपको मैं फिर बोलूंगा, देखो कि आपको कोशिश करना चाहिए ये टेबल एक्सट्रैक्ट करने का, दोनों सैंपल के बारे में ढंग से इन्फॉर्मेशन, और दूसरा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके पास में होना चाहिए कि द सैंपल्स आर दे कमिंग फ्रॉम सेम पॉपुलेशन और डिफरेंट पॉपुलेशन। जनरली देखो मैं फिर बोलूंगा कि जनरली इट विल बी मेंशन्ड directly or indirectly they are coming from same population or they are coming from different population. If there is a no idea कि कहां से आया नहीं आया, then you are supposed to consider कि they are coming from same population. इसमें मेरे ख्याल में सेम सिटी और अलग अलग एरिया का बात चल रहा है तो सेम पॉपुलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वो डिपेंड करेगा हमसे मांगा क्या है। टेस्ट वेदर देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन आईक्यूज ऑफ टू ग्रुप्स, तो डिफरेंस है कि नहीं है मांगा, तो टू टेल ही बनाना पड़ेगा यहाँ। नेक्स्ट इसको देखो फटाफट। अब इसमें क्या है कि मजदूरी थोड़ा ज्यादा होगा आपके केस में। इसमें क्यों मजदूरी ज्यादा होगा, S1 X बार ये सब खुद निकालना पड़ेगा आपको डायरेक्टली रॉ डेटा दे दिए। इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है कि साइज तो मेरे ख्याल में पता चल ही जाएगा कितना है, 10 का साइज है इसका, पहले वाले का भी और दूसरे वाले का भी। X बार Y बार नहीं है आपके पास में, और स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है आपके पास, वो चीज आपको थोड़ा माथा लगा के निकालना पड़ेगा। और वो भी आज भी हमने 2-3 क्वेश्चन में किया है उसको मैनुअली। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन था उसमें मैनुअली किया था हम लोगों ने। एक्स बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन सारे गिवन वैल्यूज का एवरेज, और उसके अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए जो एक्स बार आया है उससे इनका डिफरेंस, फिर स्क्वायर कर करके समेशन, और रूट ओवर समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। आया बात समझ, क्लियर है। देखो मैं फिर बोलूंगा कि ये एग्जाम में आएगा, इसका मुझे भी लगता है कि द मिनिमम प्रोबेबिलिटी, देयर इज नो चांस, लेकिन देयर इज नो हार्म अगर आप एक क्वेश्चन ऐसा प्रिपेयर करके जाते हो तो इट माइट कम अप, ओके। फिर वहां बैठ के तो क्या पता रिमाइंड नहीं हो, रिकॉल नहीं हो आपको, लेकिन घर से एक क्वेश्चन करके जाओगे तो रिकॉल हो जाएगा। एनीवेज एक बार डिस्कस करते हैं इसको। तो आप देखो, टू लैब A and B कैरी आउट इंडिपेंडेंट एस्टिमेट्स ऑफ प्रोटीन कंटेंट इन अ मिक्सचर मेड बाय फर्म। अब देखो दो लैब बोला है और दोनों से सैंपल आया है। अ सैंपल इज टू बी टेकन फ्रॉम ईच बैच, हाफ एंड सेपरेटेड हाफ्स आर सेंट टू टू लेबोरेटरीज। द प्रोटीन कंटेंट ऑब्टेन्ड बाय द लेबोरेटरीज इज रिकॉर्डेड एज दिस एंड दिस। सोर्स आप सोचो कि सेम है कि अलग अलग है, सोर्स सेम ही है, टेस्टिंग अलग अलग जगह पे हो रहा है, तो हम क्या मानेंगे, सेम पॉपुलेशन की डिफरेंट पॉपुलेशन, सेम पॉपुलेशन मानेंगे। एक बार अगर ये बात नहीं समझ में आया तो पढ़ लो, मैं फिर इस पर कमेंट कर लूंगा। अब देखो प्रोटीन कंटेंट के बारे में दो लोग एक्सपेरिमेंट कैरी किया, पहले ये बोला हुआ है अ सैंपल इज टेकन फ्रॉम ईच बैच, हाफ एंड सेपरेटेड हाफ्स आर सेंट टू टू लेबोरेटरीज। मतलब एक बैच में से कुछ उठाया आधा करके, एक को ए में भेज दिया, एक को बी में भेज दिया, तो जो सोर्स है वो तो सेम ही है आपका, तो जो आपका सामान आ रहा है वो तो सेम पॉपुलेशन से आ रहा है। आया बात नहीं, तो सेम पॉपुलेशन वाला ही ट्रीटमेंट आपको देना है इसको, और बाकी सब चीजों मैंने सिखाई दिया, ठीक है। और सोल्यूशन के लिए भी टेंशन मत लो, सोल्यूशन प्रॉपर्ली करके मैं भेज दूंगा आपको, तो खुद से एक बार ट्राई करना और कंपेयर कर लेना, नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। चलो आगे, ये क्वेश्चन चलो छोड़ देते हैं, ऐसे बहुत भयानक परेशान हो गए आप लोग। हालांकि फिर भी किसी का करने का इच्छा तो सोल्यूशन में इसका भी भेज दूंगा। इसमें क्या चेंज है देखो, इसमें भी आप पहले तो एक बार पढ़ लो। The following information was obtained related to sales of product in two shops in Delhi and Mumbai. तो मतलब पॉपुलेशन हो गया डिफरेंट, और is there evidence of significant difference in the sales in Delhi and Mumbai? Test at 5 lakh। ये छोड़ो, रहने दो, उसको नहीं डिस्कस करते हैं बाद।
इसमें ये सब सारा चीज जो दिया हुआ है ना, इसके हिसाब से आपको कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने है कुछ बात है, बट ठीक है रहने दो इस क्वेश्चन को, आप इसको प्रिपेयर करना, ठीक है। इसके आगे आप सीधा आ जाओ इस, ये लास्ट क्वेश्चन है और इसको हम करेंगे, लिख लो इसको फटाफट, पहले पढ़ लो क्योंकि ये हैंडबुक में आया हुआ क्वेश्चन है, तो चांसेस है कि ये क्या पता पूछे। थोड़ा ध्यान से अभी तक जितना समझाया है ना उसके हिसाब से सोचो कि क्या लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए, अगर डिकोड कर पाए तो आपको भी कॉन्फिडेंस मिलेगा और मुझे भी। पहले ये सोचो कि पॉपुलेशन सेम है कि पॉपुलेशन अलग है, दो अलग अलग कंट्री का बात चल रहा है तो पॉपुलेशन अलग होगा। आप डेटा एक्सट्रैक्ट करने का ट्राई करूं, n1 का वैल्यू बताओ, n2 का वैल्यू बताओ, ये 8 ये 10, फिर अगर पॉसिबल है तो s1 और s2 बताओ, 38 और क्या चाहिए होगा हम लोग को, x बार बताओ और y बार 199, ठीक है मेरे ख्याल में। अच्छा सेम पॉपुलेशन डिफरेंट पॉपुलेशन, डिफरेंट पॉपुलेशन में तो इतना ज्यादा चिंता नहीं रहता है, उसमें तो कंबाइंड मीन नहीं चाहिए हम लोग को, डिफरेंट पॉपुलेशन वाले में उसमें फॉर्मूला क्या था, t वाज इक्वल्स टू x बार माइनस y बार डिवाइडेड बाय रूट अंडर s1 स्क्वायर बाय n1 प्लस s2 स्क्वायर बाय n2। इसमें s का कोई जरूरत नहीं है आपको, x बार क्या हो जाएगा आपका 191 माइनस 199 डिवाइडेड बाय रूट अंडर s1 स्क्वायर कितना हो गया 38 स्क्वायर बाय 8 और प्लस इट इज 12 स्क्वायर बाय कितना 10। सॉल्व करने पे माइनस 0.57, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या ले लोगे, छोटा वाला 7 ले लेंगे चाहे, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 7। अच्छा हाइपोथेसिस कैसा बनाया था हम लोगों ने, ये बनाया नहीं था शायद, लिख लो H0 क्या बनाना चाहिए बताओ, इज इट पॉसिबल टू इन्फर दैट द एवरेज साइज ऑफ द फार्म्स इन टू कंट्रीज इज डिफरेंट, डिफरेंट है कि नहीं ये पूछे, बड़ा छोटा तो कुछ बोला नहीं, तो पहले लिख लो H0 में x बार इक्वल्स टू y बार और HA में हो जाएगा x बार नॉट इक्वल्स टू y बार। अल्फा आपको कितना दिया हुआ 0.05, इसमें आधा कर दोगे 0.025, ठीक है। और देखो 7 के लिए 0.025, 2.36 ना, 2.36, फिर ग्राफ बनाना है 2.36 माइनस 2.36, ये रिजेक्शन रीजन हो गया और ये हो गया एक्सेप्टेंस रीजन। क्या डालें बताओ, माइनस, एक्सेप्टेड ही रहेगा शायद, ठीक है। नीचे लिखो therefore H0 cannot be rejected, H0 cannot be rejected, hence average size of the farms hence average size of the farms in the two countries are not different, different तब होता जब ऑल्टरनेट को हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन हम किसको एक्सेप्ट कर रहे हैं H0 को, तो इसीलिए डिफरेंट नहीं होगी। क्लियर है मेरे ख्याल में। तो देखो स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे ओवर,